राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में 2023 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो उनको पढ़ा था, आज हम अपनी क्लास में आगे के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम 2024 और 2025 का पेपर विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस है वह पूरा मैं अपने चैनल पर कवर करवा रही हूँ और मैंने करवा दिया है। 6th 7th 8th जिसने भी जाके वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो वहाँ से मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके पढ़ सकता है। मैंने प्रॉपर तरीके से सारी उसके जो इतने भी चैप्टर हैं वो और एमसीक्यू अपनी क्लास में करवा रखे हैं। तो आप पिछली क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ज़रूरी है कि हम नया और पुराना दोनों सिलेबस जो है उसको अच्छी तरीके से कवर कर ले। और आने वाली क्लासों में मैं पुरानी जो एनसीईआरटी है उनकी एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी और वहाँ से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को अपनी क्लास में कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कौन है भाई। पिंसेट महोदय, एन एल गेज, डॉक्टर पिशेल, हेराल्ड ई पॉमर। बताइए कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? वो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड ई प्रामोल। ठीक है जी। आगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? हेराल्ड ई पॉमर। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण लेखक है वो हम पढ़ लेते हैं और उनकी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं। तो जी, जो पहले भी पूछी गई है, जॉन गिलक्राइस्ट, हिंदुस्तानी ग्रामर द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। आपको ये पुस्तक याद रखनी है कि ओरिएंटल लिंग्विस्टिक नामक पुस्तक है वो किसकी है? तो वो किसकी है भाई? जॉन गिलक्राइस्ट की। उसके बाद हेडले, शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज। ये आपको याद रखनी है कि क्या है भाई? हेडले की शॉर्ट ग्रामर। उसके बाद जॉन फ्यूंक्सन, ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। आपको याद रखनी है, इनकी है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। आगे चलते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं और उनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को एक ही क्लास में रखा है। तो आप इस क्लास के महत्व को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रचना तथा रचनाकार के संदर्भ में या हमें क्या बताना है भाई? संबंध में असंगत युगम बताना है। युग धारा नागार्जुन की, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, वाणी की व्यथा त्रिलोचन शास्त्री की, अजय खंडर रागे रागों के। तो बताइए जो है वो असंगत है वो कौन सा है? तो कौन सा है भाई? इसका आंसर हो जाएगा सी। युग धारा तो नागार्जुन की है और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की भी है और अजय खंडर रागे रागों की भी है। तो वाणी की जो व्यथा कृति है वो किसकी है? वो शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम तो खैर अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है, ठीक है, 22 तारीख तक सरकार ने रोक लगा रखी है। तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट है वो लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ से मेरे जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूँगी अपने पर्सनल नंबर देकर। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, परलय सर्जन, मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये इनकी क्या है भाई? अन्य रचनाएं हैं। तो ये याद रखनी है शिव मंगल सिंह सुमन जी की कि क्या भाई? एक तो वाणी की व्यथा जो पूछी गई थी पहले, ये है शिव मंगल सिंह की कि शिव मंगल सिंह की कौन सी है भाई? वाणी की व्यथा। इसके अलावा हिलोल कई बार कई एग्जाम में पूछी गई है। जीवन के गान याद रखना है, युग के मोल, परलय सर्जन, मिट्टी की बारात और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये आपको याद रखनी है। ये है शिव मंगल सिंह सुमन की।
त्रिलोचन की जो है धरती अनेकों बार पूछी गई है, गुलाब और बुलबुल पूछे गए हैं, दिगंत भी पूछी गई है, ताप्स के ताए हुए दिन पूछी गई है, शब्द कम पूछी गई है, उस जनपद का कवि हूँ अनेकों बार पूछी गई है, त्रिलोचन की है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। उसके बाद अर्धान, अर्धान भी कई बार पूछी गई है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये आपको याद रखनी है। आगे अगला प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदस्य से हेतु वस्तु वलंकारा अलंकार के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो बताइए। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा, बताइए किसने कहा? आचार्य मम्मट, भामा, आचार्य वामन और आचार्य दंडी। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा वामन। ठीक है, काव्य शोभा की बात कौन करते हैं उसके साथ धर्म और गुण की? तो वो करते हैं आचार्य वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, इसमें कौन है भाई? इसके जो आचार्य हैं वो वामन है। और अब हम भामा की जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है दंडी की और इनकी देख लेते हैं मम्मट की। तो आचार्य भामा की जो इम्पोर्टेंट है वो है न कांतामपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। याद रखनी है, वनिता मुखम वाली जो पंक्ति है वो किसकी है? भामा की। दंडी की काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन पश्यन्ते। ठीक है, पश्यन्ते। उसके बाद मम्मट तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापी, ये है मम्मट की। और जयदेव की असो न मन्यते कस्मादनु क्षण मन अलंकृति। तो ये आपको याद रखनी है। लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है? तो लोकगीत अध्याय है जो, उसमें लेखक ने भोजपुरी के किस गीत का उल्लेख किया है? ये एनसीईआरटी से प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? परदेसिया, रसिया, जंगली या फिर विदेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वही विदेशिया। तो लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के विदेशिया लोकगीत का उल्लेख किया है। लोकगीत पाठ के लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं। तो याद रखना है कि लोकगीत किसका है भाई? भगवती शरण उपाध्याय। ठीक है। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगला के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया लोकगीत प्रचलित है और राजस्थानी में ढोला मारू आदि गीत गाए जाते हैं। रसिका उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। अब यहाँ से याद रखना, ये रसिका है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। परदेसिया भोजपुरी का लोकगीत है और विदेशिया लोकगीतों के जो जनक है वो भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अनेकों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्नताओं को दृष्टि रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उपयुक्त कथन इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। उद्देश्य एवं चयन, विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या फिर स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या बताना है? जो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती है उनको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या उद्देश्य और चयन, विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगतताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को परिभाषित करता है जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को यहाँ
पूछने का कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी एचटेट वाले कुछ भी पूछते हैं। प्रत्यक्ष का दृष्टि से, प्रत्यक्ष नहीं सॉरी प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है। तो असंगत विकल्प बताना है प्रत्यय की दृष्टि से। तो कृतिका प्लस ए कार्तिकेय, संस्कृति प्लस आयन सांस्कृत्यायन, विदेह प्लस ई विदेही, नौका प्लस ईला, तो क्या बनेगा नुकीला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, असंगत कौन सा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। किस विकल्प के शब्द में एकाधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, मतलब जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं वो बताने हैं। आधिकारिक, अध्यारोप, आध्यात्मिक या अध्यापन। तो जिसमें एक से अधिक क्या हो उपसर्ग हो वो बताने हैं। तो किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, क्योंकि अध्यारोप, अधि प्लस आ प्लस रोप, तो क्या बनेगा अध्यारोप। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको अब अनुचित विकल्प बताना है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो जो दोहा छंद है उसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। 1 मिनट। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। रोला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 वर्णों पर यति होती है। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी ये पढ़ाया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अनुचित विकल्प दिए गए हैं वो अनुचित विकल्प 2 हैं, एक तो बी और एक सी। रीज़न बताती हूँ कि इसमें यूँ दिया गया है कि हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है और रोला जो छंद है, ठीक है, वो अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये दोनों अनुचित है। और क्यों अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 26 नहीं। यहाँ कितनी दी हुई है 26, होती कितनी है 28। तो हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 होती हैं। और फिर आगे 16 और 12 मात्राओं पर यति और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ये क्या है भाई, सममात्रिक छंद है। और उसी प्रकार रोला वो सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और वहाँ क्या दिया है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, लेकिन वहाँ अर्ध सम दिया था, लेकिन ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, इसमें यति होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो काव्य के जो गुण हैं उनके संबंध में क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है। ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रसों में कर्मशय आधिक्य में रहता है। ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत आधिक्य में रहता है। सरलता और सर्वजन सुलभता एवं सहज ग्राह्यता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बताइए, अब आप एक बात बताइए कि जो ओज गुण है उसमें शांत रस कहाँ से आएगा।
यहाँ से देखना, ये ओज गुण की बात कर रहा है और इसमें शांत रस कहाँ से आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पढ़ते हैं कि ओज गुण में काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का मन प्रकाशित हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण वीर, रौद्र और विभत्स रसों में पाया जाता है। इसमें ट, ठ, ढ और ढ और ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें समासिक पदों का भी प्रयोग किया जाता है। आगे है लटकी लटकी लटकतू चलत, डटतू मुकटू की छा, चटक भर्यो नट मिल गयो, अटक भटक बट माँ। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व दोष, ग्राम्यतव दोष, अप्रतीतव दोष या फिर क्लिष्टव दोष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए। ठीक है, श्रुति कटुत्व दोष। ये आपको आने वाली जो मेरी क्लास है उनमें करवा दूंगी, वरना ये जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये सब समझाने लग गई तो। अभी अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है वो बताना है। सबसे पहले तो अष्टछाप के कवि याद करो, पढ़ाया था। तो कौन से उनके संबंध में कौन सा कथन है वो असंगत है, तो असंगत कथन बताना है। सबसे पहले अष्टछाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे। नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि नाम से पुकारा है। परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा भाई ए, क्योंकि इसमें यूँ दे रखा है कि कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में कनिष्ठ हैं। ठीक है, जो कि असंगत है, क्योंकि ये क्या है भाई, एक मिनट, मैं पीडीएफ को है वो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो कुंभन दास जी हैं वो सबसे वरिष्ठ हैं, तो याद रखना है कुंभन दास सबसे वरिष्ठ हैं। इनका जो जन्म है वो 1468 में हुआ था और ये क्षत्रिय जाति के थे। श्रेष्ठ अष्टछाप के जो कवि हैं उनका कालक्रम सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, आगे चलते हैं। गोविंददास 1505, चित्त स्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530, नंददास 1533। नंददास नहीं है भाई, नंददास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अलंकार के संबंध में असंगत युगम है वो बताना है। अलंकार के संबंध में तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लस्तु है, उपमा अलंकार। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार। ए जरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार। लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, विभावना अलंकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी जो निरखत संतन की वाली जो पंक्ति है उसमें देखो, राम जू को मुख चंद्र सो, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट पे, उसमें क्या है, बीती विभावरी जागरी, इसमें रूपक अलंकार। लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, इसमें क्या है, विभावना अलंकार।
अगला प्रश्न, बीशर देव रासों में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यह कथन किस आलोचक का है? इम्पोर्टेंट कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामचंद्र वर्मा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामचंद्र शुक्ल। कि वो यूँ कहते हैं कि बीसल देव रासों जो है वो उसमें क्या है भाई, श्रृंगार की प्रधानता है, उसके अंदर हमें श्रृंगार की जो छवि है वो देखने को मिलती है, और वीर रस का तो मात्र किंचित मात्र ही आभास होता है उसमें, थोड़ा थोड़ा ही। आगे, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संदर्भ में असंगत है? तो बताइए, तुलसीदास के संबंध में असंगत कथन बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोहमूलक है, तो गोस्वामी का क्या है? प्रतिरोधात्मक। रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो असंगत कौन सा है भाई? राम साहित्य, तुलसीदास ही राम साहित्य के क्या है भाई? सम्राट है। ये कथन है वो असंगत है, और बाकी सभी हैं वो संगत हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है कि तुलसीदास हैं वो समन्वयकारी थे, और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो विराट चेष्टा वाली बात, समन्वय की विराट चेष्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। बच्चन सिंह ने ये कह दिया कि कबीर की भक्ति जो आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। ठीक है। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने क्या कह दिया कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी के काव्य के क्षेत्र में क्या समझना चाहिए? चमत्कार ही समझना चाहिए। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो अन्य कथन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो आप एक बार देख लीजिए। स्मिथ क्या कहते हैं? मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति किसके संबंध में? तुलसीदास के संबंध में। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोकनायक। नाभादास क्या कहते हैं? कलिकाल के वाल्मीकि। रामचंद्र शुक्ल, क्या यह एक कवि ही नहीं, हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है? वो कहते हैं कि ये एक कवि ही हैं जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी थे। और रामविलास शर्मा ने क्या कह दिया इनको? जातीय कवि। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो आपको जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक जो संकलन है वो बीजक है। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। संत कवियों में जो रज्जब दास हैं वो सर्वाधिक क्या थे? शिक्षित थे। तो बताइए इसमें कौन सा है वो सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? नहीं पूछ रहा है तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। संत कवियों में जो रज्जब दास हैं वो सर्वाधिक क्या बोलते हैं इसके? वो सर्वाधिक क्या थे? शिक्षित थे। ऐसा नहीं है। ठीक है। जो सुंदर दास थे ना वो थे सबसे शिक्षित। और इनकी जो थी रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास आपको याद रखनी है। और कबीर की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य किसने किया था? धर्मदास ने किया था। और किस नाम से? बीजक नाम से किया था। अब आपको एक बार मैं ये चीज़ समझा देती हूँ कि कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक का नसीहतनामा खड़ी बोली में रचित है, ये आप चीज़ आपको याद रखनी है। और निर्गुण भक्त कवि में दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोबारा पूछी जा सकती है कि जो दादू दयाल है वो सगुण को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, ईश्वर के, या फिर जो निर्गुण को। तो निर्गुण होते हुए भी उन्होंने जो सगुण रूप है ईश्वर का उसको महत्व दिया है। अगला है एक दिन का कविता किस कवि की है? एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। तो एक दिन का किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठीक है।
याद रखना है कि एक तिनका कविता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। इसमें क्या होता है कि वो खड़े होते हैं अपने छत के छज्जे के ऊपर और एक तिनका आके उनकी आँख में गिर जाता है और उसको निकालने के लिए जो है ना वो बहुत प्रयास करते हैं। फिर लोग कपड़े की मूठ बनाकर उनकी जो आँख है उसके ऊपर वो कपड़ा लगाते हैं और फिर किसी प्रकार वो तिनका निकाला जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि एक तिनका ही व्यक्ति का अहंकार जो है उसको तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। ये है इसका भाव कविता में। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको समझा दिया है इसका पाठ का सार साथ साथ। अगला प्रश्न है, असंगत युगम चुनना है, नाटककार और नाटक। ठीक है, उपेंद्र नाथ अशक अंजो दीदी, धर्मवीर भारती अंधायुग। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, निर्मल वर्मा आषाढ़ के एक दिन। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? वही इसका असंगत हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन है वो किसका है भाई? निर्मल वर्मा का नहीं है, वो है किसका है? मोहन राकेश का। तो यहाँ ये किसका है? ये मोहन राकेश का है। और अब हम इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो सभी देखते हुए चलते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में ध्यान रहे। तो नाटककार और नाटक के संबंध में जो असंगत है हमने पढ़ लिया कि आषाढ़ का एक दिन किसका है भाई? मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके क्या हैं भाई? अन्य नाटक है किसके? मोहन राकेश के। उपेंद्र नाथ अशक, एक मिनट। उपेंद्र नाथ अशक के जो प्रमुख नाटक हैं, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और भंवर। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कल्कि, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू पूछा गया है पहले भी, यशपर्शन, सगुन पंछी, धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955, इसकी सन भी याद रखनी, अनेकों बार पूछा गया है। निर्मल वर्मा 3 एकांत 1976। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। तो आदिकाल के संबंध में मैंने आदिकाल का जब टॉपिक आपको करवाया है तो ये प्रश्न सीधा सीधा वहाँ पे है, आप वहाँ पे मेरी पुरानी क्लास देखना, सीधा उससे ये प्रश्न उठकर आया हुआ है। तो क्या है इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आदिकाल के संबंध में संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत राहुल शंकर तैन। बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि बीज वपन काल आदिकाल को नाम किसने दिया था? किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को क्या नाम? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा था। तो इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने आरंभिक काल को क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। आगे चलते हैं। किस विकल्प के जो सभी वर्तनीय हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बतानी है कि जो शब्द हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो गत्यावरोध, आशीर्वाद, सुपर्णखा, ज्योत्सना, दवाइयाँ, दुरावस्था, मनोचिकित्सक, रचनावली। तो शुद्ध बतानी है तो कौन सी हो जाएगी शुद्ध? तो ये हो जाएगी बी। ठीक है, सुपर्णखा और ज्योत्सना। ठीक है, गत्यावरोध ये ऐसे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, गत्यावरोध, इसमें यहाँ की मात्रा लिखी हुई है जी। उसके बाद आशीर्वाद, नहीं जी ऐसे लिखा जाता है, ये शय की बड़ी की मात्रा और ये वार। दवाइयाँ इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। दुरावस्था नहीं, दुरावस्था। मनोचिकित्सा नहीं, मन चिकित्सा। रचनावली बड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। तरुवर फल नहीं, तरुवर फल नहीं खात है, डैश 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 पियत न पान, कही रही मन हित संपत्ति संचही सुजान। यहाँ जो दोहा है उसमें
रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनमें आपको सही शब्द का चयन करना है। एनसीईआरटी से उठाकर पूछी गई पंक्तियां हैं, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी में भी ये हैं ये, और पुरानी वाली में भी हैं। तो अब आप बताइए मेरे को कि ये जो पंक्तियां हैं इसका क्या अर्थ होगा, इसका जो मतलब इसको जोड़ने के बाद क्या अर्थ बनेगा, और साथ साथ इसमें यहाँ क्या शब्द जोड़े जाएंगे। तो सर्वर और प्रकाज, अहित सर्वर, सर्वर सवकाज परकाज लोकित। तो तरुवर फल नहीं खात है, क्या है भाई, सर्वर पियत न पान, और कही रहीमन परकाज हित संपत्ति संचही सुजान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई ए। पहले में तो आएगा सर्वर और दूसरे में आएगा परकाज। देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सर्वर पियत न पान, यानी कि जो पेड़ है वो खुद का फल खुद नहीं खाता है, और जो सरोवर है या समुद्र है वो भी अपना पानी खुद नहीं पीता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो दूसरा यानी कि परकाज हित संपत्ति संचयी सुजान, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्या करता है, संपत्ति दूसरों के लोगों के हित के लिए कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण वाचक जो विशेषण, या फिर सार्वजनिक विशेषण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित जो शब्द है उसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह शब्द जो संज्ञा के गुण, दोष और क्या वह दशा या फिर स्वभाव आदि को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है जी। तो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प है वो बताना है। रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। मतीराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित हैं और क्या है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। तो क्या हो जाएगा रीतिकाल के संबंध में अनुचित कथन। तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया, और विश्वनाथ ने क्या कह दिया, रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। मतीराम है वो ललित ललाम वो छंद शास्त्र का ग्रंथ बता दिया, और बच्चन सिंह ने पद्माकर रीतिकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि माना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, क्योंकि जो ललित ललाम है वो क्या है भाई, अलंकार निरूपण ग्रंथ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, छंद शास्त्र संबंधित नहीं, छंद नहीं, उसमें क्या है अलंकार संबंधी वो ग्रंथ है। आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना है, छंद शास्त्र का जो है वो छंद निरूपक ग्रंथ छंद शास्त्र है। ठीक है। मतीराम चिंतामणि और भूषण के सहोदर हैं। इनकी अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं वो फूल मंजरी, रसराज, उसके बाद सतसई, अलंकार 85 का और व्रत कौमुदी आपको याद रखनी है। सारी जो रचनाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही तरीका है सारी रचनाओं को क्लास को देखकर उसको समझकर उसको पढ़ने का। ठीक है, जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको चीज़ें तैयार करवा रही हूँ। चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धत कथन, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका है, महंत दास, माधव दास, बिहारी दास या फिर भगवंत दास। तो किसका है भाई, ये कथन है भाई एनसीईआरटी से, और इसका आंसर हो जाएगा महंत दास जी। चिड़िया की बच्ची कहानी से जो कथन है वो क्या है, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो और तुम मुझे नहीं जानती हो, महंत दास का कथन है। और चिड़िया की बच्ची कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है, जिनेंद्र कुमार। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज़ें हैं वो बताई हैं और अच्छे तरीके से करवाई है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत बताना है। भारत एक सुंदर देश है, विधानार्थक है, आपका बोलना उचित नहीं है, निषेधवाचक है, हो सकता है वह आज शाम को आए, संकेतार्थक है, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो,
तो इसमें असंगत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, क्योंकि हो सकता है वह आज शाम को आ जाए, ये संकेतार्थक है, वो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, इसमें संदेह है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है कि हमारे हरियाणा में आने वाले 2 दिन में बारिश हो जाए, है ना। तो इसमें क्या है भाई, संदेह है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाकवि जायसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन बताना है कि जायसी है जो उनकी रचना है पद्मावत, और उनके संबंध में असत्य जो कथन है वो बताना है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नागेंद्र जी कहते हैं कि पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि पद्मावत समूची हिंदी का काव्य परंपरा का दुर्बल रतन है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि वर्ण विचार और भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानीकार और कहानी के संबंध में असंगत युग्म है वो बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू का काटा, जनेंद्र कुमार नीलम देश की राजकन्या, उसके बाद भगवती चरण वर्मा मिठाई वाला, विशंबर नाथ कौशिक, ठीक है, रक्षा बंधन। तो असंगत बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई असंगत? तो इसका असंगत हो जाएगा सी आंसर। भगवती चरण वर्मा की जो मिठाई वाली है वो नहीं है, वो किसकी है भाई? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी देखनी है। मधुपर्क, हिल्लोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, इनके कहानी संग्रह हैं, याद रखने हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की क्या है? मिठाई वाला, और इनकी जो अन्य है वो मधुपर्क, हिल्लोर, खाली बोतल, उपहार और दीपमालिका। निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो सत्य नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्यधारा शुद्ध द्वैतवाद और पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिगणित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। ठीक है, संप्रदाय की स्थापना 1534 में वृंदावन में हुई थी, और राधा रानी की उपासना इसमें की जाती है, हित हरिवंश में, राधा वल्लभ संप्रदाय में। जबकि वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। अन्य देखते हैं। सनकादिक निम्बार्काचार्य, सखी स्वामी हरिदास, गौड़ी चैतन्य महाप्रभु। अगला है, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? कान खड़े होना, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ पा लेना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना, कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ क्या है? बहुमत से अलग रहना। ठीक है, जो सब कह रहे हैं ना वो नहीं करना, सबसे अलग चलना है। मैं ईडीसी लग रहा हूँ। मोहन अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनता, वह अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है। चलते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और गबन। सेवा सदन, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन और सेवा सदन।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेवा सदन, क्योंकि ये कब की है? 1918 की। रंगभूमि कब की है? 25 की। काया 26 की। गबन 31 की। ठीक है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, देखते हैं। देवस्थान रहस्य याद रखना है। प्रेमा, वरदान, प्रेमाशय, निर्मला, करमभूमि और गोदान 1936 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो अनुचित है? सामीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम विकारी पद है। वचन तथा कारक इसके विकारक हैं। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक तथा द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। तो बताइए इसमें जो अनुचित है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक तथा द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है, ये असंगत है। जबकि उचित कथन क्या होता है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें जो प्रथम कर्म है वो प्राणीवाचक होता है और जो द्वितीय कर्म होता है वो अप्राणीवाचक होता है। हिमालय की बेटियां एनसीईआरटी से प्रश्न है। अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? तो अंबिका नाम से, जीवनदायिनी नाम से, पार्वती नाम से या फिर लोकमाता नाम से। तो किस नाम से पुकारा है हिमालय की बेटियों को? तो हिमालय की बेटियों को पुकारा है लोकमाता के नाम से। एनसीईआरटी से है। संसार पुस्तक है। अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? तो किस से लिया गया है? पुत्री के पत्र पिता के नाम, पुत्री के पत्र माता के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, भाई के पत्र बहन के नाम। तो संसार पुस्तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। ठीक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम संसार पुस्तक है। अध्याय पिता के पत्र पुत्री के नाम संग्रह से लिया गया है। पिता के पत्र पुत्री के नाम पत्र संग्रह के लेखक है वो कौन है? एनसीईआरटी से है जवाहरलाल नेहरू। ये पत्र वे इलाहाबाद में रहते हुए अपनी पुत्री इंदिरा को लिखते हैं जो उस समय मंसूरी में रहती थी। और यहाँ हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। हमने 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं। तो जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले की क्लास देख लेना। और क्लास की जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में 2024 और 2025 के पेपर सोल्व करते हुए। और साथ में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक मैं आने वाली क्लासों में अपने अपलोड कर रही हूँ। तो मिलते हैं अपने क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद और राधे राधे।